ये आप दोनों मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? और यहाँ के मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी तो तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहे आ सकती हो। हाँ, अब आपने मेरे दिल की बात की है ना। एक्चुअली मैं तो यहाँ कभी भी आ सकती हूँ, और वो भी किसी को बिना बताए, है ना? और क्या है अंकल, जो मजा सरप्राइज में है ना, वो बता कर आने में नहीं है। तारा बेटा, तू कब आई? हेलो आंटी। हेलो बेटा। वैसे मेरे यहाँ आने से पहले कोई सीरियस बात हो रही थी लगता है। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही राधा से बात कर रहा था। अब क्या है कि जैसे जैसे इसकी शादी की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे इससे बिछड़ने का गम भी तो बढ़ता जा रहा है ना। अब अपने पापा को छोड़ के अपने ससुराल चली जाएगी तो इसकी कमी तो महसूस होगी ना। एक्सक्यूज मी। तारा बेटा, तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाती। नहीं आंटी, दरअसल मैं राधा से बात करने आई हूँ। तुम्हें राधा से क्या बात करनी है बेटा? आई एम सो सॉरी अंकल, एक पर्सनल बात है और मैं सिर्फ राधा से करना चाहूंगी। अरे बेटा बैठो तो सही। नहीं आंटी, इट्स ओके। मैं राधा के रूम में जाऊं? हाँ जाओ ना। मंगला, तुम तारा को राधा के कमरे में ले जाओ। जी चल। चलिए। पता नहीं मेरी मुसीबतों का अंत कब होगा। एक प्रॉब्लम सुलझती नहीं कि दूसरी सामने आ खड़ी होती है। पता नहीं ये तारा राधा से बात क्या करने आई है। कहीं उस असीम ने अजय के सामने अपना मुंह तो नहीं खोल दिया। बस किसी तरह राधा की ये शादी निबट जाए, उसके बाद हर मुसीबत को जड़ से खत्म कर दूंगा। बहुत तमाशा हो चुका, अब मुझे शांति चाहिए, शांति। आंटी, इफ यू डोंट माइंड, मुझे थोड़ी प्यास। प्यास? वो पहले थोड़ा पानी और फिर चाय। अभी भिजवाती हूँ, बैठो। राधा, तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो? ऑफ कोर्स तारा। तो एक बात सच सच बताना, और सिर्फ यही जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अजय भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इतना कि अब क्या कहूँ तुमसे। कल तुम्हारा फोन आने के बाद वो रात भर सो नहीं पाए। राधा, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो क्या बात है जो इस खुशी के एटमॉस्फेयर में बार बार एक अजीब सी उदासी दिखाई दे रही है। अजय भैया के चेहरे पर, तुम्हारे चेहरे पर। बोलो राधा, प्लीज बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है तारा, मैं तो बस अजय के साथ मजाक कर रही थी। मजाक? हाँ, वो मैं जानना चाहती थी कि अजय मेरी कितनी केयर करता है। ओह, तो ये बात है। फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी। भाई, दो प्यार करने वालों के बीच मेरा क्या काम है ना। ओके, अब मैं चलती हूँ। अरे कहाँ चल रही? जिस काम के लिए आई थी वो तो हो गया। चाय तो पीती जाओ। जरूर पीऊंगी। जब तुम मेरी भाभी बनकर आओगी तब रोज तुम्हारे हाथों की चाय पीऊंगी। टेक केयर, बाय बाय। सुनिए, कुछ बात करनी थी आपसे। वो मैं जब भी देवयानी को देखती हूँ ना, वो मुझे कुछ परेशान सी नजर आती है। लगता है जैसे वो कुछ छिपा रही हो, जो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा है। शादी के समय लड़की की आंखों में जो खुशी नजर आनी चाहिए, वो उसकी आंखों में नजर ही नहीं आती। मेरे ख्याल से कविता तुम खामखा में परेशान हो रही हो। अरे भाई, मिडिल क्लास लड़की है, शादी ब्याह के माहौल में थोड़ी शर्मा रही होगी।
और कुछ घबरा भी रही होगी। कुछ नहीं। पता नहीं, पर मुझे कुछ और ही बात लग रही है। हो सकता है शादी की तैयारियों को लेकर वो टेंशन में हो, कुछ पैसों वैसों की दिक्कत हो और वो हमें बताना ना चाहती हो। यस मॉम, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। देखिए ना पापा, कल ही की तो बात है, उनकी तबीयत इतनी खराब थी और उन्होंने किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, बट शी इज वेरी रिजर्व्ड एंड हेजिटेंट। देखिए, मुझे लगता है मैं जो कह रही हूँ वही बात है जरूर। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते कि कल उसे चाय पे बुला लेते हैं और इस ढंग से बात करेंगे कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि हम उसकी मदद करना चाहते हैं। राइट पापा। और आप ये तो बोल ही सकते हैं कि शादी हमारे स्टेटस की हो और उन पर कोई बोझ भी ना पड़े। गुड, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, माय डॉटर। करण की मौत हो चुकी है, ये तो सब जानते हैं, और वो सब के सब ये भी जानते हैं कि उसकी मौत एक हादसा थी, पर सच्चाई कुछ और है। करण की मौत किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। मैंने, उसके अपने दोस्त ने अपने इन हाथों से इस काम को अंजाम दिया था, क्योंकि पैसों के आगे कुछ और नजर नहीं आता ना। और ये सब मैंने किसी और के नहीं, बल्कि देवराज अंकल के कहने पे किया था। उन्होंने ही मुझे करण को मारने के लिए पैसों का लालच दिया था। जी हाँ, मिस्टर देवराज, उन्होंने ही मुझे करण को मारने के लिए पैसे दिए थे। नमस्कार अंकल जी, असीम बोल रहा हूँ। बोलो। कैसे हैं आप? वो अंकल, दरअसल मेरे पैसे मुझ तक नहीं पहुंचे थे, बस वही जानने के लिए फोन किया था। आप भिजवा रहे हैं ना, या फिर मुझे ही तकलीफ उठानी पड़ेगी? रकम बोलो। सिर्फ 50 लाख रुपए। होश में तो हो? अंकल जी, मुझे तो लगता है आप होश में नहीं। मुझे तो आपके हाथों से आते हुए 50 लाख रुपए नजर आ रहे हैं। मैं तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए दूंगा, समझ लो इतना तुम बस। तो फिर मेरी भी बात कान खोल के सुन लीजिए। मेरा अगला फोन आपके यहाँ नहीं, बल्कि आपकी बेटी के ससुराल में बजेगा। और फिर क्या होगा, ये बताने की बात नहीं है, ये तो देखने की चीज है। क्या अंकल जी, मुझे पैसे दे दीजिए। अरे सिर्फ 50 लाख की ही तो बात है। अब मैं भी यहां से कहीं दूर जाके अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, अपनी लाइफ सेटल करूंगा। आपकी भी टेंशन खत्म, मेरी भी खत्म, आप भी खुश और मैं भी खुश। ठीक है, पता बोलो कहां भिजवाना है। लिखिए, हाँ बोलिए सर। एक पता नोट करो, असीम इस पते पे मिलेगा, वहां जाओ और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नोट करो पता। 1 मिनट सर।
हाँ बोलिए सर। समझ गए? काम हो जाएगा सर। बताइए अंकल, आपने मुझे अचानक बुला लिया। अरे पहले बैठो तो सही, बैठो। देखो बेटा, अब तुम इस घर की बहू बनने वाली हो, और हम बहू को बेटी से कम दर्जा नहीं देते। उसी लिहाज से तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं समझी नहीं अंकल। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है, माँ अकेली है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर शादी का कोई भी दबाव आए, वरना उसका असर तुम्हारे होने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। बेटा, इसमें कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो। ले लो बेटा, आई हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते। बेटा, ये मैं नहीं चाहता कि, मेरा मतलब है कि तुम्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई हो। लेकिन अंकल। देखो बेटा, ये तो ना कर्ज है ना एहसान, ये तो हम एक फर्ज समझ के तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अंकल, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है देवयानी, ये तो एक पिता की खुशी है, किसी रिश्ते का अपमान नहीं। अंकल, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपना आशीर्वाद दीजिए। मुझे आपके आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। रिश्ते आशीर्वाद से मजबूत होते हैं, पैसों से नहीं। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। आपका आशीर्वाद मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं चलती हूँ आंटी। ठीक है। अच्छा, बस बस, खुश रहो। खुश रहो। मैं नहीं जानती थी कि हमारी होने वाली बहू सिर्फ आत्मसम्मान वाली ही नहीं बल्कि संस्कारी भी है। ठीक कहा तुमने। कविता, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि मैं जितनी बार इस लड़के से मिला हूं, हर बार मुझे इसका एक अलग रूप देखने को मिला है, और हर बार ये पहले से भी ज्यादा अच्छा प्रभाव छोड़ के जाती है। सच में बड़े अच्छे संस्कार दिए इसके माँ बाप ने। हाँ भाई। देख उधर, पूरा घर छान मारो, बचना नहीं चाहिए वो। नहीं भाई। जा। नहीं है भाई, इधर नहीं है। चल भाई, पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं हो। तो लगता है वो समाज आने से पहले ही उसे भनक लग गई। हाँ। चंदर पूरी जिंदगी पुलिस से आंख मिचोली खेलता रहा, और वो चंदर से आंख मिचोली खेलेगा। उसे शायद पता नहीं, चंदर जिसकी जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसकी मौत से उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। बहुत मुश्किल पड़ेगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा उसे तेरी मौत का सामना करना, याद रखना सीम। चलो मैं बताता हूं तुम्हें उसे उसके जाल में कैसे फंसाना है। चलो।
कमाल है अंकल जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। जो बाप अपनी बेटी का सगा ना हो सका, वो भला मेरा सगा कहां से होगा। आपके ये किराए के गुंडे कितने पानी में हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी मदद के बिना आप करण तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। आप में और मुझ में एक ही चीज कॉमन है, धोखेबाज आप भी हैं और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है, आप अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं और मैंने अपनी दोस्ती में धोखा दिया। आप दुनिया को धोखा देकर पैसा कमा रहे हैं और मैंने पैसों के लिए अपनों को धोखा दिया। लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए हर हाल में, और अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो शायद आप जानते नहीं आप कितनी बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, मैं करण नहीं जो आपके बिछाए जाल में फंस जाऊंगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि करण की मौत की सच्चाई मैंने एक टेप में रिकॉर्ड कर ली है, और वो टेप कहाँ है वो सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं। अंकल जी, आपने अपनी चाल चल ली, अब मेरी बारी। हेलो। हेलो राधा भाभी, भाभी असीम बोल रहा हूँ। हसीम? भाभी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, करण की मौत की सच्चाई के बारे में। करण की मौत के बारे में? लेकिन वो तो एक्सीडेंट पे। नहीं भाभी, करण का एक्सीडेंट नहीं,